अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 3 एल्गोरिदम्स जो आपने भेजे थे आज हम उनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट चैप्टर की 3 एल्गोरिदम एग्जांपल्स हैं जिनमें सबसे पहला है प्राइम नंबर वाला। ओके, इसको करने से पहले पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो प्राइम नंबर हमारे पास वो नंबर होता है जो कि अपने अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ। अगर लाइक 2 है तो 2 को सिर्फ 2 से डिवाइड कर सकते हैं और किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। 3 को सिर्फ 3 से डिवाइड कर सकते हैं और किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। इसी तरह 5 को सिर्फ 5 से डिवाइड कर सकते हैं, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। 7, इसके अलावा 13, 11, बहुत से नंबर्स ऐसे हैं हमारे पास जो अपने अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते, उनको हम बोलते हैं कि ये प्राइम नंबर्स हैं। तो अब हमें चेक करना है अगर कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं है। तो सिंपल से लॉजिक है कि हम उसको वन बाय वन सारे नंबर से डिवाइड करेंगे। अगर वो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो वो प्राइम नहीं होगा। अगर वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। तो यही लॉजिक इस एल्गोरिदम में भी फॉलो की गई है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है, फिर हमने नंबर रीड किया है n जो कि हमने चेक करना है कि ये प्राइम है या नहीं। n में अब कोई भी वैल्यू आ सकती है, 5, 6, 7, 10, 13, 23, एनीथिंग। फिर हमने एक काउंटर लगाया है जो वन बाय वन चेक करेगा सारे नंबर्स के साथ। तो c इक्वल्स टू 2। अब इसको 2 क्यों रखा है कि हमने डिवाइड करके चेक करना है एक नंबर को बाकी नंबर्स के साथ, ठीक है? तो जब तक हमारे पास ये नंबर डिवाइड नहीं करता किसी भी दूसरे नंबर को, तो वो नंबर हमारा प्राइम ही रहता है। तो 2 से स्टार्ट करने का मकसद ये है कि अगर हम इसे 1 रखते तो फिर तो सारे नंबर्स डिवाइड हो जाते, क्योंकि 1 से सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं। इसलिए हमने इसे 2 से स्टार्ट किया है ताकि कोई भी नंबर 1 से डिवाइड ना हो। हम 2 से चेक करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड ऑनवर्ड। कहाँ तक चेक करेंगे ये हम अपनी कंडीशन में डिफाइन करते हैं। और फिर हमने कहा कि प्राइम नंबर के लिए हमने एक सेट कर दिया। शुरू में हमने ये अज्यूम किया है कि वो प्राइम नंबर है, तो हमने लिख दिया p इक्वल्स टू 1। 1 ये समझ लें कि हमने लिखा है कि वो भी सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड हो रहा है, जो कि क्या हो गया है, वो खुद है। या हम 1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो प्राइम नंबर है, और जब हम 1 की वैल्यू चेंज कर देंगे तो इसका मतलब है कि वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा। ओके, अब हमने सेकंड क्या किया है, रिपीट किया है स्टेप 5 को, जो कि हमारे पास ये कंडीशन है। और इसमें हमने कहा है कब रिपीट करना है, व्हाइल c इज लेस देन इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 2, कि जो नंबर हमने लिया है उसका हाफ कर दो और उससे छोटे सारे नंबर्स के साथ डिवाइड करो। अच्छा, अब उसको हाफ क्यों किया है, अब इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है। सबसे पहले तो ये कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूं 6 की, तो 6 2 से 3 से डिवाइड होता है और उससे ऊपर 4 5 से डिवाइड नहीं होता। अगर मैं आपको 10 की एग्जांपल दूं तो 10 जो है वो 2 और 5 से डिवाइड होता है। 5 से बड़े किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि 6 होगा तो 6 1 टाइम्स 6 होगा, 2 टाइम्स 12 डबल हो जाएगा। 7 भी 2 टाइम्स जाके वो डबल हो जाता है। तो कोई भी नंबर वो अपने से हाफ नंबर तक से डिवाइड हो सकता है। जैसे 15 है तो वो 7 या 7 से छोटे नंबर से डिवाइड हो सकता है, 7 से बड़े नंबर से कभी भी डिवाइड नहीं हो सकेगा। से 20 है तो 20 का हाफ क्या है, 10। वो 10 या उससे छोटे नंबर्स में से किसी के साथ डिवाइड हो सकता है, 10 से बड़े नंबर्स में से किसी के साथ डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 11 10 से ऊपर जब एक स्टेप आप हाफ से ऊपर जाएंगे तो 11 का डबल 22 हो जाता है, जो 20 से बड़ा है। तो इसलिए यहाँ पे n बाई 2 किया गया है कि हमने चेक करना है उसको 1 बाय 1 सारे नंबर से डिवाइड करके, लेकिन हमने हाफ तक जाना है। अगर नंबर 20 है तो हमने 10 तक चेक करना है, अगर नंबर 50 है तो हमने 25 तक चेक करना है, अगर नंबर 100 है तो हमने 50 तक चेक करना है। 50 से बड़े नंबर्स को चेक नहीं करना, क्योंकि उससे आगे वो वैसे ही डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हमने यहाँ पे n बाय 2 लिखा है। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल एक नंबर लिया है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 19, ठीक है। n की वैल्यू क्या ले ली है, 19।
सी की वैल्यू क्या है 2, पी की वैल्यू है 1 और यहाँ पे जो हमने कंडीशन चेक करनी है वो चेक करनी है सी इज़ लेस देन इक्वल्स टू अब 19 का हाफ क्या होगा हमारे पास 19 का हाफ है हमारे पास ओके अब क्योंकि डिवीजन ऑपरेटर है तो 19 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास 9 आएगा 9 टू ज़र 18 और 1 बच जाता है रिमाइंडर हम नहीं ले रहे हम डिवीजन ले इसका मतलब है हमने 9 तक चेक करना है कि 9 तक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अगर इनमें से ये किसी एक नंबर के साथ भी डिवाइड हो जाता है इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर नहीं होगा अगर ये 9 तक किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता इसका मतलब है ये फिर किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा तो हम कहेंगे कि ये प्राइम नंबर है अब चेक कैसे करना है इफ एन रिमाइंडर सी रिमाइंडर क्या करता है ये बताता है कि जब आप किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो उसके आंसर रिमाइंडर में क्या बच जाएगा अगर रिमाइंडर में हमारे पास ज़ीरो आता है तो इसका मतलब है डिवाइड हो गया है अगर ज़ीरो नहीं आता तो इसमें कि वो डिवाइड नहीं हुआ जैसे कि अगर मेरे पास 2 है तो 2 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 0 4 है तो 4 डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाता है हमारे पास कुछ भी रिमाइंडर में नहीं बचता तो जितने भी नंबर कंप्लीट डिवाइड होते हैं उनका रिमाइंडर 0 आता है तो हम यही चेक कर रहे हैं कि ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा तो वो हमें किससे पता चलेगा कि 19 को हमने सी से डिवाइड किया सी की वैल्यू फिलहाल हमारे पास क्या है 2 है 2 से डिवाइड करने के बाद 0 आएगा 19 रिमाइंडर 2 2 नाइन्स आर 18 और रिमाइंडर में क्या बच जाता है 1 देन p इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन ये अभी एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आया तो ये इफ जब फॉल्स हो जाता है यहाँ पे हमने क्या किया है 19 का रिमाइंडर लिया है 2 के साथ क्योंकि n की वैल्यू है 19 और c की वैल्यू क्या है 2 है तो जब हमने 19 का रिमाइंडर लिया है 2 के साथ तो अभी हमारे पास रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो 0 नहीं आई कंडीशन फॉल्स हो गई है रेड के लिए मैं रेड इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गया रिमाइंडर जो है वो 1 0 नहीं आ रहा कंडीशन फॉल्स हो गई है तो जब इफ़ फॉल्स हो जाता है तो उसके बाद वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होती मैं इनको येलो कर देती हूँ कि ये दोनों स्किप हो गई हैं और वो एल्स पे आ गया है और एल्स में हमने उसे क्या कहा है कि सी की वैल्यू इक्वल कर दो सी प्लस 1 के तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 प्लस 1 क्योंकि अभी सी की वैल्यू क्या है 2 तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 अब c की वैल्यू जो है हमारे पास क्या हो गई है 3 हो गई है ओके अब क्योंकि ये लूप था तो इंक्रीमेंट के बाद दोबारा से कंडीशन पे आएगा ठीक है ये लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो उसने इफ देखा कंडीशन फॉल्स ये स्टेटमेंट स्किप होनी है एल्स एग्जीक्यूट होना है एल्स में इंक्रीमेंट हुआ है तो इंक्रीमेंट के बाद दोबारा कंडीशन पे आना है और कंडीशन क्या है c इज लेस देन इक्वल्स टू 9 कंडीशन ट्रू है c की वैल्यू क्या है 3 3 जो है वो 9 से लेस है कंडीशन ट्रू है तो दोबारा यहाँ पे आएगा और चेक करेगा n n इज अगेन 19 तो 19 का रिमाइंडर लेगा किससे 3 से c की वैल्यू से रिमाइंडर ले रहे हैं ना और c अब क्या है 3 तो 3 हमारे पास 3 5 15 3 6 टाइम 18 होता है और अभी भी रिमाइंडर 18 और 1 रिमाइंडर बच जाएगा अगेन कंडीशन क्या हो गई है फॉल्स क्योंकि रिमाइंडर में क्या आया 1 0 नहीं आया तो वो दोबारा से इन दो स्टेटमेंट्स को स्किप करेगा और एल्स में आ जाएगा और एल्स में क्या करेगा 3 प्लस 1 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 तो इंक्रीमेंट करने के बाद लूप दोबारा से कंडीशन पे जाता है जब वो कंडीशन पे आएगा तो 4 इज लेस देन 9 अगेन कंडीशन ट्रू है जब कंडीशन ट्रू है तो वो फिर 19 का रिमाइंडर लेगा सी के साथ जो कि अब क्या हो गया है 4 तो अगेन फॉल्स क्योंकि 4 टाइम 16 आता है और रिमाइंडर में 3 बच जाएगा क्या और 4 5 टाइम 20 हो जाता है सो 4 भी 19 को टोटली डिवाइड नहीं कर रहा रिमाइंडर में 0 नहीं आ रहा अगेन कंडीशन फॉल्स हो गई है तो ये दो स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगी और एल्स पे आ जाएगा और एल्स पे उसने अगेन क्या करना है प्लस 1 सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5
5 पे जब दोबारा यहाँ पे आएगा कंडीशन ट्रू है, 5 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 9, तो फिर कंडीशन चेक करेगा और 19 का रिमाइंडर लेगा 5 से। तो अगेन ये कंडीशन फॉल्स है क्योंकि 5 3 टाइम 15 होता है और 5 4 टाइम 20 होता है, 19 नहीं आता 5 के टेबल में। तो इसका मतलब है रिमाइंडर में 0 नहीं आएगा। फिर ये कंडीशन फॉल्स होगी, दोबारा वो इंक्रीमेंट करेगा, तो इसी तरह 6 7 8 और 9 इन सब से डिवाइड करके चेक करेगा और बार-बार चेक करने पे उसको कंडीशन में 0 नहीं मिलेगा। और जब ये इंक्रीमेंट होके C की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो दोबारा जाके वो कंडीशन चेक करेगा। ठीक है? अब हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो गई है। C इज़ लेस देन 9 जो है वो फॉल्स हो गया है। और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा लूप एंड हो जाता है, तो एंड ऑफ लूप पे आएगा और फिर उससे अगली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पे एक भी बार ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई थी तो ये दो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं हुई। इसका मतलब है p की वैल्यू जो हमने 1 सेट की थी वो अभी तक 1 नहीं है, वो चेंज नहीं हुई क्योंकि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं हुई जो p की वैल्यू को चेंज कर रही थी। अब जब वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में आएगा तो फिर हम चेक करेंगे इफ p इक्वल्स टू 1, अगर वो 1 है तो इट्स मीन n इज प्राइम नंबर। वो 1 उसी वक्त होगा जब नंबर किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही वो डिवाइड होता हमने p की वैल्यू को चेंज कर देना था। अब क्योंकि नंबर डिवाइड नहीं हुआ, p की वैल्यू 0 नहीं हुई, वो 1 ही है जो हमने स्टार्ट में सेट की थी, तो हमने मैसेज शो कर देना है कि n इज प्राइम, क्योंकि वो एक दफ़ा भी डिवाइड नहीं हुआ। लेकिन अगर p की वैल्यू 1 नहीं है, तो फिर वो एल्स पे जाएगा और कहेगा कि p की वैल्यू 1 नहीं रही, शुरू में 1 थी जब हमने कहा कि नंबर प्राइम है और वो चेंज हो गई है, तो फिर क्या करेगा, वो एल्स पे आके डिस्प्ले करवा देगा n इज़ नॉट प्राइम नंबर और हमारे इस एल्गोरिथम को स्टॉप कर देगा। अब हम एक स्टेप और लेते हैं यहाँ पे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे 19 की जगह 12 एंटर हुआ होता, तो यहाँ पे 12 का हाफ आ जाना था 6, तो 6 तक हमने चेक करना है और जैसे ही 12 डिवाइड होता 2 से, तो हमारे पास ये पहली कंडीशन ही ट्रू हो जानी थी। इन केस ऑफ 12 15 होता तो 3 पे जाके ट्रू होता, अगर 16 होता तो वो 4 पे जाके ट्रू होता या 2 पे भी ट्रू हो जाता। तो जब वो 12 को 2 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर में क्या आ जाएगा, 0। तो इट्स मीन कि जो ये हमारी कंडीशन है ये हो गई ट्रू। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई, रिमाइंडर 0 आया, तो वो इन 2 स्टेटमेंट्स को स्किप नहीं करेगा बल्कि इनको क्या करेगा, इन दोनों स्टेटमेंट को एग्ज़ीक्यूट करेगा और जब इनको वो एग्ज़ीक्यूट करेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, p की वैल्यू इक्वल्स टू 0 और उसके बाद हमने उसे स्टेटमेंट दी है गो टू स्टेप 12। अब यहाँ से गो टू भी एक स्टेटमेंट होती है जो डायरेक्टली हम कंट्रोल को कहीं भी ले जा सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो अब ये वाली स्टेटमेंट्स भी एग्ज़ीक्यूट नहीं होंगी क्योंकि हमने उसे डायरेक्टली कहा है कि कहाँ चले जाओ, स्टेप 12 पे, तो वो डायरेक्टली आ जाएगा स्टेप 12 पे। और डायरेक्टली हम उसे 12 पे क्यों ले आए हैं, क्योंकि जब एक भी दफ़ा वो डिवाइड हो गया है, जैसे 12 2 से डिवाइड हो गया है, तो बस 12 के अलावा एक नंबर 2 से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब वो प्राइम नहीं रहा, तो हम डिस्प्ले करवा देंगे n इज़ नॉट ए प्राइम नंबर और फिर हम अपने प्रोग्राम को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो ये प्राइम नंबर अगर होगा तो ये स्टेटमेंट सारी एग्जीक्यूट होने के बाद चेक करेगा कि 1 है या 0 है और अगर प्राइम नंबर नहीं होगा तो जैसे ही कोई डिवाइज़र मिलेगा उसको, जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा, वो उसको डिवाइड करके p की वैल्यू को 0 करके डायरेक्टली डिस्प्ले n इज़ नॉट प्राइम नंबर वाली स्टेटमेंट पे आ जाएगा। आई होप कि इसमें कन्फ्यूजन अब नहीं रही होगी। नेक्स्ट जो आपके पास प्रोग्राम है वो है फैक्टोरियल का। ओके, फैक्टोरियल इन्होंने किया हुआ है फंक्शन के मेथड से। एल्गोरिदम है फैक्टोरियल का, स्टार्ट किया है n, हमने कोई भी वैल्यू ली है जिसका हमने एल्गोरिदम फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल वैल्यू है हमारे पास 5 जिसका हमने फाइंड आउट करना है एल्गोरिदम। अब हमने कहा है कि आंसर इक्वल्स टू फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल बेसिकली हमारे पास है एक फंक्शन जिसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि फैक्टोरियल ने कैसे काम करना है। जब हम यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो जो हमारा कंट्रोल है वो डायरेक्टली मूव हो जाएगा हमारी इस स्टेटमेंट पे जिसको हमने कॉल किया। यहाँ से
डायरेक्टली जैसे ही फंक्शन n आएगा, n की अब वैल्यू यहाँ पे हमने क्या दी है 5, तो यहाँ पे 5 पास हो जाएगा। ये 5 आएगा यहाँ पे और यहाँ पे n की जगह अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा 5, और जब वो यहाँ पे 5 लेके आएगा तो यहाँ पे अब ये 3 से जैसे ही फंक्शन कॉल होता है डायरेक्टली फंक्शन पे आ जाता है, बाकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। अब यहाँ पे पहली स्टेटमेंट क्या है कि आंसर की वैल्यू इक्वल्स टू 1 है। ओके, इसको 1 रखने का मतलब ये होता है, सॉरी फैक्टोरियल को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। फैक्टोरियल क्या होता है? 5 फैक्टोरियल मीन आपने 5 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, 3 से, 2 से और 1 से। इट्स मीन कि जिस नंबर का फैक्टोरियल है उसको उससे छोटे सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमने 1 से शुरू किया है, ठीक है? और 1 हमने इसलिए रखा है क्योंकि जब हम शुरू करेंगे पहले 5 हमें 5 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, ठीक है? तो 5 4 ज़ा 20 होता है। तो हमें ये नहीं पता था कि यहाँ 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो इसलिए हमने इसको शुरू 1 से कर दिया है। पहले जो भी वैल्यू होगी उसे 1 से मल्टीप्लाई करो, वो आंसर तो हमारे पास वही आएगा। 5 1 ज़ा 5, 6 1 ज़ा 6, 7 1 ज़ा 7, 10 1 ज़ा 10, 100 1 ज़ा 100। तो पहली वैल्यू हमारे पास वैसे ही आ जाएगी। अगर हम 0 रखते तो वो उसे 0 कर देता, क्योंकि जब नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमने आंसर की वैल्यू को कर दिया है 1 और नेक्स्ट हमने लगा दिया है लूप। और लूप हमारा क्या कहता है कि स्टेप 3 को रिपीट करना है। और कैसे रिपीट करना है? n से 1 तक। जैसे 5 था तो 5 टू 1, जब तक वैल्यू 1 नहीं आ जाती उस तब तक रिपीट करते रहना है। और हमने क्या कहा है? n किसके इक्वल हो गया है? n मल्टीप्लाई बाय आंसर के। और n की वैल्यू क्या है? 5, और मल्टीप्लाई हमने इसको किसके साथ किया? आंसर के साथ। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास होगा आंसर, कि आंसर को किसके इक्वल कर दो? कि n की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो आंसर के साथ। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 5। फिर डिक्रीमेंट करेगा, 5 की वैल्यू में -1 करेगा। तो -1 आप लिख भी सकते हैं या ना भी लिखें, तो n टू 1 एल्गोरिदम में लिखना ज़रूरी ख़ास नहीं है, इसलिए आपकी बुक पे नहीं लिखा हुआ। तो -1 भी आप लिखें तो अब उसे पता चल गया है कि 5 थी, और 5 पे अब हमने क्या किया है? 5 में -1 किया है तो इसकी वैल्यू क्या होगी है? 4। अब रीड हमने यूज़र ने हमें 5 दिया था और 1 बाय 1 हम उसकी वैल्यू को डिक्रीज़ करते जा रहे हैं। अब 4 हो गया है, 4 1 से बड़ा है अभी भी, तो हमने क्या करना है? दोबारा इस स्टेटमेंट को रिपीट करना है। तो हमने n की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है आंसर से। तो आंसर की वैल्यू क्या है? 5, और इसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 4 के साथ। तो n की वैल्यू बेसिकली क्या है अब? 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, और फिर -1 करेगा और n की वैल्यू -1 करके क्या हो जाएगी? 3। तो दोबारा से चेक करेगा, 3 जो है अभी 1 तक नहीं पहुंचा, तो दोबारा इस स्टेटमेंट के अंदर आएगा और अब इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेगा आंसर को n के साथ, जो कि अब नई वैल्यू क्या है? 3। और फिर इसका आंसर उसके पास आ जाएगा 60, और फिर उसको दोबारा से -1 करेगा, तो देखें 3 -1 जो है वो इक्वल हो जाएगा 2 के, सॉरी 2 के। तो यहाँ पे दोबारा अब 60 को फिर n से मल्टीप्लाई करेगा। 60 इज़ बेसिकली स्टोर्ड इन आंसर। नई वैल्यू हमेशा किसमें जाके स्टोर हो रही है? आंसर में। उसी आंसर को हम दोबारा n के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो ये इक्वल आ जाएगा 120 के, और दोबारा -1 होगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 1। तो 1 अभी भी 1 के इक्वल तो है, तो दोबारा ये वैल्यू रिपीट होगी और 120 मल्टीप्लाई बाय 1 जो है वो 120 के इक्वल रहेगा, और फिर उसे करेगा दोबारा से -1 करेगा, तो ये इक्वल हो जाएगा 0 के। जब ये 0 के इक्वल होगा तो वो देखेगा कि जो लास्ट लिमिट थी वो 1 तक थी, 0 में हमने नहीं जाना। अब यहाँ पे क्योंकि हमारी कंडीशन हो गई है फॉल्स, तो इस वजह से वो लूप को एंड कर देगा, और लूप एंड करने के बाद आंसर रिटर्न कर देगा। रिटर्न करने का मतलब है जहाँ से ये फंक्शन आया था, यहाँ से हमने इसे कॉल किया था ना, तो ये सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुई थी। तो ये जो आखिरी वैल्यू आंसर की आई है, ये इसको रिटर्न करेगा दोबारा यहाँ पे। तो यहाँ से
हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, ये जो रिटर्न आंसर है ये दोबारा से वापस आएगा स्टेप 3 पे, जहाँ से कॉल किया था, दोबारा वहीं पे वापस जाना है और इस फंक्शन ने क्या वैल्यू रिटर्न की है 120। तो आंसर के अंदर ये वैल्यू 120 आंसर इक्वल्स टू 120 हो जाएगा और उसके बाद क्या करेगा उसको प्रिंट करवा देगा और स्टॉप कर देगा। तो इस तरह से फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा। तो अगर यहाँ पे हमारे पास 6 7 8 होता तो वो इसी तरह 1 बाय 1 डिक्रीज करके मल्टीप्लाई करता जाता और एट द एंड जब 1 के करीब पहुंचता उसे रिटर्न करता और वो प्रिंट करवा देता। ओके, नेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो है क्वाड्रेटिक का। तो क्वाड्रेटिक बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है आपके पास मैथ्स में ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। इस एक्सप्रेशन के लिए जो फार्मूला आप यूज़ करते हैं एक्स की वैल्यू के लिए वो आपके पास होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो इस एल्गोरिदम में बेसिकली इसी इक्वेशन को सॉल्व किया हुआ है। तो ये मैथ्स का फ़ॉर्मूला है, ये खुद से नहीं डिसाइड किया कि हमने बी स्क्वायर करना है, ए को सी से मल्टीप्लाई करना है, 4 से करना है, 2 से, ये ऑलरेडी डिफाइंड है। हमने सिर्फ इसको यूज़ किया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो इस इक्वेशन के ही रूल्स हैं, उन्हीं को इम्प्लीमेंट किया गया है। सबसे पहले स्टार्ट किया है, उसके बाद वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। देखें इसमें ए, बी और सी 3 वेरिएबल्स हैं। बी है, ए है और सी है। तो ए, बी और सी 3 वेरिएबल्स लिए हैं। फिर इस अंडर रूट के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इसके रिजल्ट को सेव करने के लिए उन्होंने एक और वैल्यू ले ली है डी। और फिर हमारे पास इसकी दो रूट्स होती हैं R1 एंड R2। अगर हमारे पास R1 और R2 रियल रूट्स होती हैं वो दो कैलकुलेट करनी है और अगर रियल रूट्स नहीं हैं, रियल रूट्स कब होती हैं और कब नहीं होती ये भी हम आगे देखते हैं। तो हमने दो चीज़ें निकालनी है, इसका रियल पार्ट आर पी इज़ फॉर रियल पार्ट एंड आई पी इज़ फॉर इमेजिनरी पार्ट्स। जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उन्हें ये ज़्यादा क्लियर होगा और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा हुआ मैथ, अब बस याद रख लें कि ये इसका फार्मूला है, इसमें ये पार्ट्स होते हैं। तीन ये वेरिएबल्स हैं, फोर्थ इस अंडर रूट के लिए यूज़ कर रहे हैं डी की वेरिएबल और R1 R2 दो रूट्स हैं और दो पार्ट्स हैं, रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब देखें यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियरली नज़र आ रही है आपको जो हमने पढ़ी थी कि वेरिएबल के नाम इस तरह से रखें कि हमें क्लियर हो जाए हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने कहा कि डी को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये जो डिस्क्रिमिनेटर है इसमें, इसके लिए तो इसी ये वाली वैल्यू कैलकुलेट हुई है इक्वेशन की बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे 2b स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी बुक में b इंटू 2 था, अब ये d की वैल्यू या डिस्क्रिमिनेशन की वैल्यू एग्जैक्ट फार्मूला 2b² था, तो 2 और b² के लिए b मल्टीप्लाई बाय b² हो गया और माइनस हमने क्या किया है 4a और c। अब ये 2 बाय मिस्टेक है आपकी बुक में या आता है फॉर्मूले में, या आप लोगों ने चेक करके करेक्शन करवानी है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग करें तो हमें सिर्फ b करना चाहिए था, b² माइनस 4ac। ये वैल्यू हमने फाइंड किया, आई थिंक यहाँ पे 2 नहीं आएगा। तो ये b² माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाली है। बेसिकली इसको हमने मैथ्स की फॉर्म में लिखा है कंप्यूटर में कि b मल्टीप्लाई b² और माइनस 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई बाय c। तो इसको माइनस करने से जो आंसर आएगा उसको हम स्टोर कर देंगे d में। और अगर ये आंसर 0 से बड़ा होता है या 0, क्योंकि ये अंडर रूट है ना, तो बहुत से आपको पता होना चाहिए कि इस अंडर रूट के या स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। अगर नेगेटिव होगी तो इसका मतलब है कि ये इसमें प्रॉब्लम है या ये रियल रूट्स इसकी नहीं है। तो अब हम चेक कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर है या 0 के इक्वल, मीन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, इफ ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो फिर इसकी रियल रूट्स होंगी, दो रियल रूट्स होंगी जो कि है R1 एंड R2। उन्हीं दोनों रूट्स को कैलकुलेट किया, मतलब इस फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट किया है, जिसमें क्या है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी। अब ये सारा क्योंकि ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं डी में, तो हमने डी को यूज़ किया है। ये स्क्वायर रूट डी और इसको हमने किससे डिवाइड करना है 2a से। यही फार्मूला यहाँ पे दोबारा लिखा गया है और इसकी जगह क्योंकि ये वैल्यू हमने डी में स्टोर कर ली है तो डी को यूज़ किया गया है। और फिर सेकंड में
ये क्योंकि प्लस और माइनस है तो ये एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ ये कैलकुलेट किया और उसके बाद हमने इस आंसर को शो करवा देना है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इसका मतलब कि रियल रूट्स नहीं हैं, डी की वैल्यू 0 से कम है, -1, -2, -3 या माइनस में है, तो फिर ये रियल रूट्स में नहीं आएँगी, इसको हमने स्किप कर देना है और एल्स पे आ जाना है। तो एल्स में जब हम इसका एक्सप्रेशन बनाएँगे, तो हमारे पास 2 पद बनेंगे। इसमें एक रियल पार्ट होगा और रियल पार्ट किसके इक्वल होता है? b डिवाइडेड बाय 2a के। ओके, b डिवाइडेड बाय 2a क्यों होगा? क्योंकि हमने कह दिया कि इसके अंदर माइनस में वैल्यू आ गई है। जब इसके अंदर माइनस वैल्यू आ गई है तो हम इसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते और जब हम इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते तो इसको स्किप कर देंगे और सिर्फ b डिवाइडेड बाय 2a। तो हमने रियल पार्ट उसका अलग से कैलकुलेट किया है व्हिच इज़ b डिवाइडेड बाय 2 इंटू a और इमेजिनरी पार्ट क्योंकि माइनस रियल में तो हम माइनस को सॉल्व नहीं कर सकते तो हम इसे इमेजिनरी पार्ट कह देते हैं। तो वो हमने अलग से लिख दिया है कि स्क्वायर रूट ऑफ माइनस डी इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई डिवाइडेड बाय 2a और इनको लिखने का मेथड ये होता है जो ये इमेजिनरी और रियल होते हैं जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हम इनको पहले सॉल्व करेंगे एल्स ख़त्म होगा तो हमने इन्हें डिस्प्ले करवाना है और डिस्प्ले करवाते हुए हमारे पास इसको जो लिखने का मेथड होता है उसमें हम रियल पार्ट प्लस आई इज़ फॉर आयोटा ये सिंपल मैथ्स की टर्म्स हैं आयोटा आईपी जो आरपी की वैल्यू लिखनी है प्लस डालना है और आयोटा के साथ हमने क्या लिखना है आईपी की वैल्यू इसी तरह एंड एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ दोनों वैल्यूज़ को प्रिंट करवा देना है और इस प्रोग्राम को स्टॉप कर देना है। सो इस प्रोग्राम में कुछ ख़ास लॉजिक नहीं है, सिर्फ़ इस फ़ॉर्मूला को सॉल्व किया गया है। इससे पहले वाले जो 2 प्रोग्राम्स या एल्गोरिदम्स हैं, इनमें हमारे पास है कि फैक्टोरियल कैलकुलेट करने वाला और प्राइम नंबर्स वाला। जी, अगर आपका इनमें अभी भी कोई तीनों एल्गोरिदम्स में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।